आपको LIC के प्लान SIIP प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 752। LIC की तरफ से 1 जनवरी 2025 से पहले इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही हम इस प्लान की इंफॉर्मेशन को जानने वाले हैं। तो LIC का ये जो प्लान है वो एक शेयर मार्केट लिंक्ड प्लान है। यहाँ पर LIC आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है और उसके बाद जो भी वहां से रिटर्न आती है उनमें से कुछ चार्जेस डिडक्ट करके आपको आपका प्रॉफिट मिल जाता है, या हम कह सकते हैं जो भी पॉलिसी होल्डर होगा उनको प्रॉफिट मिल जाता है। इस प्लान को आसानी से समझने के लिए आइए एक बार शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड की कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप में से काफी सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, क्योंकि आपने काफी बार सुना होगा कि शेयर मार्केट में 10 से 15% की रिटर्न एनुअली आपको मिल जाती है। और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि शेयर मार्केट में काफी लोगों का लॉस हो जाता है। जो भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था वो भी उनको वहाँ पर रिटर्न में नहीं मिलता है। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है कि काफी लोग अच्छा प्रॉफिट शेयर मार्केट से निकाल पाते हैं और काफी लोग यहाँ पर लॉस भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी कंपनी में आपको पैसा लगाना है, कौन सी कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आपने जिस भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है वो आने वाले टाइम में अच्छा काम करती है तो जो भी आपके शेयर के प्राइस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं और साथ ही साथ जो भी कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा है वो भी आपको मिलता है। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो उस केस में जो आपके शेयर के प्राइस है वो यहाँ पर डाउन हो जाते हैं और साथ ही साथ उसमें आपको लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको साथ ही लेटेस्ट न्यूज के साथ भी अपडेट रहना होगा, क्योंकि जिस भी कंपनी या जिस भी सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट की है अगर उससे रिलेटेड कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आती है तो आपके शेयर के प्राइस डाउन हो सकते हैं, या फिर उससे रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो उससे आपके शेयर के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी के लिए इतनी नॉलेज का इकट्ठा करना या इतनी रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका ज्यादातर टाइम उसकी जॉब पर या उसके बिजनेस में ही चला जाता है। तो वहाँ पर उस सिचुएशन में ना ही वो न्यूज को देख पाते हैं और ना ही किसी कंपनी को एनालाइज सही से कर पाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ना ही एक आम आदमी के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो कंपनी के शेयर्स को बाय कर सके। कई बार एक शेयर का प्राइस ही इतना ज्यादा होता है कि एक शेयर कंपनी का बाय करना ही काफी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको काफी इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर आम आदमी के पास ना ही इतनी नॉलेज होती है, ना ही इतना टाइम होता है और ना ही इतनी इन्वेस्टमेंट होती है कि वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। उसके बाद यहाँ पर इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आती है म्यूचुअल फंड कंपनी। आपने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। म्यूचुअल का मतलब होता है एक साथ आना और फंड का मतलब होता है पैसे जमा करना। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड की मदद से आप अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी कैसे काम करती है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि HDFC एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, जिसे हम AMC भी कहते हैं या एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी कहते हैं। तो हमारे जैसे काफी लोग इसमें अपने पैसे को जमा करते हैं। इसकी एक स्कीम होती है जिसे हम SIP कहते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए अपनी मर्जी से हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब इस AMC के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है सभी लोगों का, तो ये AMC अपने फंड मैनेजर्स को ये पैसा दे देती है। आइए अब जानते हैं कि ये फंड मैनेजर कौन होते हैं। तो फंड मैनेजर वो लोग होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज होती है। इन्हें 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये लोग काफी रिसर्च करते हैं और उसके बाद पता लगाते हैं कि आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी के शेयर्स अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंड मैनेजर होते हैं ये अपनी नॉलेज का यूज करते हैं और आपके पैसे को उसके बेसिस पर इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, और उसके बाद वहाँ से जो भी रिटर्न आती है उसमें से कुछ चार्जेस को डिडक्ट करके आपको उसमें से रिटर्न मिल जाती है। ये यहाँ पर जो चार्जेस डिडक्ट करते हैं वो जनरली 1 से लेके 2% तक का होता है और बाकी रिटर्न यहाँ पर उनके इन्वेस्टर्स को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है उनको भी बेनिफिट होता है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको भी बेनिफिट होता है और जो आपका पैसा है वो भी शेयर मार्केट में लग जाता है और यहाँ पर उससे आपको अच्छे रिटर्न भी देखने को मिल जाती है और इसमें रिस्क भी कम होता है। तो आइए अब बात करते हैं LIC के SIIP प्लान की। तो LIC भी समय के साथ बदलाव लाती रहती है ताकि आप लोग भी LIC की मदद से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सके। तो जैसे हमने म्यूचुअल फंड की बात की, वहाँ उनका प्लान होता है SIP, लेकिन LIC में यहाँ पर प्लान होगा SIIP। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलता है
इसीलिए यहाँ पर SIIP इसे कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, LIC उसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जो भी उससे रिटर्न आती है वो अपने कस्टमर को दे देती है और साथ ही साथ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी आपको इसमें मिल जाता है। अगर आपके साथ यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में जो भी आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है और फंड वैल्यू है वो आपके नॉमिनी को मिल जाती है। आइए अब जानते हैं कि LIC के इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एज दी गई है वो 30 डेज की दी गई है। अगर आपकी उम्र 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा की है तो इस पॉलिसी को आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज इसमें 65 ईयर्स की दी गई है। 30 दिन के बच्चे से लेके 65 साल तक के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम पॉलिसी टर्म की, यानी कि कम से कम कितने टाइम के लिए आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। तो वो टाइम यहाँ पर 10 साल का दिया गया है। और उसके बाद अगर हम मैक्सिमम पॉलिसी टर्म की बात करें तो वो यहाँ पर 25 साल की दी गई है, यानी कि 10 साल से लेके 25 साल तक की आप कोई भी पॉलिसी टर्म चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम प्रीमियम की, यानी कि इस पॉलिसी को लेने के लिए कम से कम कितना अमाउंट आप पे कर सकते हैं। तो अगर आप मंथली प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आप 3500 रुपए इसमें जमा कर सकते हैं। और अगर आप क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो ये अमाउंट 10,500 रुपए का है। और अगर आप 6 महीने में देना चाहते हैं तो 21,000 रुपए मिनिमम आप इसमें दे सकते हैं। और अगर आप इसमें ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो अमाउंट मिनिमम 42,000 रुपए का है। इससे ज्यादा जितने भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रीमियम की इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आइए अब इस प्लान को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि जो आपकी एज है वो 35 ईयर्स की है और यहाँ पर आप जो प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो 50,000 रुपए ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हैं और साथ ही साथ हमें पॉलिसी टर्म भी सिलेक्ट करनी होगी। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप 20 साल की पॉलिसी टर्म इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप प्लान लेते हैं तो उस टाइम पर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा फंड चूज करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न दिया होता है जिनमें यहाँ पर आपको 4 फंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि है बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड। यहाँ पर आपको इन चारों ही ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम बॉन्ड फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60% तक का अमाउंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि आपके फंड का ज्यादातर पैसा सरकारी सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा। तो यहाँ पर रिस्क कम होता है। साथ ही साथ यहाँ पर 40% तक का अमाउंट आपका शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाएगा और जो भी इक्विटी शेयर्स होते हैं या शेयर मार्केट होती है उसमें यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है तो रिस्क भी यहाँ पर कम होगा। जो लोग यहाँ पर कम रिस्क चाहते हैं वो लोग बॉन्ड फंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला है सिक्योर्ड फंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45% से लेके 85% तक का अमाउंट आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा। उसके बाद 40% तक का अमाउंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाएगा और 15 से लेके 55% तक का अमाउंट आपका शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। यहाँ पर आपका पैसा कुछ शेयर मार्केट में लगाया जाता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है, तो यहाँ पर कम से मीडियम रिस्क हो जाता है। उसके बाद अगला है बैलेंस फंड। यहाँ पर आपका पैसा 30 से लेके 70% तक का अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाएगा, 40% तक का अमाउंट शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में लगाया जाएगा और 30 से लेके 70% तक का अमाउंट आपका इक्विटी शेयर यानी कि शेयर मार्केट में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर मार्केट में काफी एक मेजर परसेंटेज लगाई जाती है, तो यहाँ पर आपका मीडियम रिस्क हो जाता है। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है, ज्यादा रिस्क भी नहीं चाहते हैं और ज्यादा रिटर्न भी नहीं चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद अगला फंड है वो है ग्रोथ फंड। यहाँ पर आपका 20 से लेके 60% तक का अमाउंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है और 40 से लेके 80% तक का अमाउंट आपका इक्विटी शेयर्स में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ज्यादातर फंड शेयर मार्केट में लगाया जाता है, तो यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा होती है। रिस्क ज्यादा होने का मतलब ये है कि आपके जो भी फंड की वैल्यू है वो ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकती है, वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको LIC ने ऑप्शन भी दिया है कि अगर एक बार आप कोई फंड चूज कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपने फंड को स्विच करना चाहते हैं, यानी कि और कोई फंड चूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। 1 साल में 4 बार आपको फ्री में ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप अपने फंड टाइप को बदल सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको इस प्लान के क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं।
तो यहाँ पर अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आप ग्रोथ फंड चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से जो आपकी एज है वो 35 साल की हो चुकी है। आने वाले 20 सालों तक आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 20 साल की पॉलिसी टर्म चूज की है। उसके बाद यहाँ पर जब आपकी एज 55 साल की हो जाएगी तो उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, और मैच्योरिटी पर आपको यहाँ पर फंड वैल्यू मिलती है और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ मोर्टेलिटी चार्ज मिलते हैं। फंड वैल्यू का मतलब ये है कि जो भी आपका पैसा विद इंटरेस्ट इकट्ठा हो चुका है वो मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ चार्जेस रिफंड मिल जाते हैं। मोर्टेलिटी चार्ज वो चार्ज होते हैं जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करने के लिए लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एक एस्टिमेट रिटर्न देखते हैं तो यहाँ पर वो हो जाती है लगभग 18,76,223 रुपए की। तो यहाँ पर ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया गया है इसकी कैलकुलेशन भी हम इस वीडियो के एंड में समझेंगे। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है और उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ है वो सब ऐड करके ये वैल्यू आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेथ बेनिफिट की, कि अगर पॉलिसी के दौरान इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में इनके नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। तो एग्जांपल को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि पॉलिसी के 9th ईयर में इन पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि डेथ बेनिफिट इसमें कितना हो जाता है। तो यहाँ पर डेथ के केस में 3 कैलकुलेशन की जाती है। इन तीनों ही अमाउंट में से जो भी ज्यादा अमाउंट आता है वो इनके नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो पहली कैलकुलेशन में देखा जाता है कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड कितना है। बेसिक सम एश्योर्ड कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका एनुअल प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स करना होगा। तो हमारा जो एनुअल प्रीमियम है वो 50,000 रुपए का है, उसका 10 टाइम्स करते हैं तो ये अमाउंट 5 लाख रुपए का हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमें सेकंड कैलकुलेशन में जो भी हमने टोटल प्रीमियम पे किया है उसका 105% करना होगा, और यहाँ पर जो थर्ड कैलकुलेशन है उसमें जो भी हमारी फंड वैल्यू है वो देखी जाती है। तो यहाँ पर 1% पर एनम रिटर्न के हिसाब से जो हमारी फंड वैल्यू होगी वो यहाँ पर 5,68,724 रुपए हो जाती है। तो यहाँ पर इन तीनों ही कैलकुलेशन में से अगर हम हायर अमाउंट देखते हैं तो वो यहाँ पर हमारा फंड वैल्यू हो जाता है, जो कि इनकी डेथ के केस में इनकी नॉमिनी को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी ऐड करा सकते हैं। उस केस में यहाँ पर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ अगर एक्सीडेंट के कारण होती है तो यहाँ पर 5 लाख रुपए का एडिशनल अमाउंट इनके नॉमिनी को मिल जाता है, जो कि हमारे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का अमाउंट होता है। आइए अब बात करते हैं कि इस प्लान में आपको कौन कौन से चार्जेस पे करने होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एलोकेशन चार्जेस पे करने होंगे। जो भी यहाँ पर आपकी पॉलिसी का प्रीमियम होता है उस पर एक फीस चार्ज की जाती है जिसे हम एलोकेशन चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल जिसमें आपको चार्जेस बताए गए हैं। अगर यहाँ पर आपका पॉलिसी का फर्स्ट ईयर है तो आपके प्रीमियम पर 8% अमाउंट डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद सेकंड से 5th ईयर तक 5.5% का अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, और उसके बाद 6th ईयर के बाद 3% का अमाउंट आपके प्रीमियम पर डिडक्ट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला चार्ज है वो है मोर्टेलिटी चार्ज। तो यहाँ पर जो भी लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको दिया जाता है उसके लिए मोर्टेलिटी चार्जेस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपकी एज होगी उसके अकॉर्डिंग ये मोर्टेलिटी चार्ज लिए जाएंगे, और एवरी ईयर ये मोर्टेलिटी चार्ज इंक्रीज होते हैं जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती रहती है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हैं तो उसका चार्ज भी आपको पे करना होगा, जो कि 40 पैसा पर 1,000 रुपए के सम एश्योर्ड पर होता है। उसके बाद यहाँ पर जो अगला चार्ज है वो है पॉलिसी एडमिन चार्ज। तो यहाँ पर जो भी आपके पॉलिसी के एडमिन चार्ज है वो भी यहाँ पर आपसे लिए जाते हैं। पॉलिसी के 6th ईयर से यहाँ पर ये चार्जेस आपके डिडक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ये चार्ज कैसे कैलकुलेट किए गए हैं इनको हम बेनिफिट इलस्ट्रेशन में भी समझेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो अगला चार्ज है वो है फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फंड को मैनेज करने के लिए आपको कुछ चार्ज पे करने होते हैं। तो जो भी आपका यूनिट फंड की वैल्यू होती है उस पर 1.35% का अमाउंट चार्ज किया जाएगा, जो कि आपका फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पॉलिसी में कुछ गारंटीड एडिशन भी किए जाते हैं, यानी कि आपके फंड वैल्यू में कुछ गारंटीड अमाउंट ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपका सालाना प्रीमियम होगा यानी कि एनुअलाइज प्रीमियम होगा उसका एक फिक्स परसेंटेज अमाउंट आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। पॉलिसी के 6th ईयर के एंड में 5% अमाउंट होगा। उसके बाद यहाँ पर पॉलिसी के 10th ईयर के एंड में आपके एनुअल प्रीमियम का 10% अमाउंट ऐड कर दिया जाता है। ठीक इसी तरह से 15th ईयर के एंड में 15%, 20th ईयर के एंड में 20% और 25 ईयर के एंड में
25% आपके एनुअल प्रीमियम का आपके फंड में ऐड कर दिया जाता है, जो कि ये गारंटेड होगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो कि 5 साल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप कर पाएंगे। अब यहाँ पर कितना पार्शियल विड्रॉल अमाउंट आप कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको बताया गया है, उसकी टेबल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आइए अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन की मदद से भी हम समझ लेते हैं कि हमने जो फंड वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की थी और यहाँ पर कितने चार्जेस आपके लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन आप अब देख सकते हैं, जो कि LIC की तरफ से कैलकुलेट की गई है। यहाँ पर हमने इस कैलकुलेशन को करने के लिए माना है कि आपको 8% की रिटर्न देखने को मिल जाती है, जो कि सालाना होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, जो कि हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 50,000 रुपए का था। तो इसमें से सबसे पहले आपसे प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लिए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी पॉलिसी के प्रीमियम पर कुछ परसेंटेज चार्ज किया जाएगा, जो कि प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है। तो यहाँ पर 4,000 रुपए डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो हमारा प्रीमियम एलोकेशन चार्ज है वो यहाँ पर 8% का होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कम हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड ईयर से लेके 5th ईयर तक जो ये चार्ज हो गए वो 5.5% का होता है, और उसके बाद ये चार्ज 3% का हो जाता है। उसके बाद ये प्रीमियम एलोकेशन चार्ज माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो दिया हुआ है, और उसके बाद मोर्टेलिटी चार्ज यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर जो भी लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है उसके चार्जेस यहाँ पर डिडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं उस पर GST भी चार्ज किया जाएगा, तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पर आपसे पॉलिसी एडमिन चार्ज भी डिडक्ट किए जाते हैं, जो कि हमने देखा था 6th ईयर के बाद डिडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी एडमिन चार्ज है वो 6th ईयर से डिडक्ट हो गए, और यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो भी मैंने आपको परसेंटेज बताई है चार्जेस की, उनकी मदद से ही ये कैलकुलेशन की गई है। उसके बाद यहाँ पर आपके फंड में कितना एडिशन होगा या कितना प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पर कैलकुलेट किया गया है। अभी यहाँ पर ये बेनिफिट इलस्ट्रेशन 8% के अकॉर्डिंग है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये फंड वैल्यू ऐड की गई है। उसके बाद यहाँ पर आपसे फंड मैनेजमेंट चार्ज भी डिडक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके फंड की वैल्यू होती है उस पर एक फिक्स परसेंटेज चार्ज किया जाएगा, जो कि 1.35% होता है। तो ये चार्जेस भी यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में गारंटीड एडिशन भी किए गए हैं। 2500 रुपए यहाँ पर ऐड किए गए हैं, उसके बाद 5,000 रुपए, उसके बाद 7,500 रुपए, और लास्ट में 10,000 रुपए ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पर ये सभी कैलकुलेशन करने के बाद 20वें साल में जो आपके फंड की वैल्यू हो जाती है वो लगभग 18,76,223 रुपए की हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू भी देख सकते हैं और डेथ बेनिफिट का अमाउंट भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको LIC के प्लान SIIP की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी।